Hello students. Uh, this is Standard 9 Physics, Chapter number 3, Laws of Motion. ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो वीडियो में इशू आ रहा है, तो मैं वापस से ये चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, राइट? एंड यू नो तो इसको अच्छे से आप देखना, राइट? और इसके नोट्स आपको बनाने हैं. वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसान है, ठीक है. बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है, राइट? तो एक एक करके मैं चीज़ें आपको यहाँ पे बताते जाऊँगा, राइट? सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, राइट? बहुत आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं पढ़ाऊँगा आगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट. लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स. व्हाट इज एग्जैक्टली द फोर्सेस? देखो, आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप फोर्स को यूज़ करते हो वॉक करने के लिए ऑन द सर्फेस ऑफ द फ्लोर. फोर्स इज यूज टू थ्रो अ बॉल लाइक दिस. यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं, राइट? दिस बॉय इज थ्रोइंग अ बॉल, राइट? सो यू अप्लाई अ फोर्स. दिस गर्ल इज जस्ट कैचिंग अ बॉल, राइट? she also applies a force in order to stop this ball, right? So force is used to throw or catch the ball. Force may be denoted as push or pull of the body. Like अभी मैं एक और चीज यहाँ पे बताऊंगा आपको. देखो, this man is pushing this block, right? ये block को push कर रहा है, right? That means he is applying a force. He is applying a force. ठीक है? He is applying a force. Similarly, this here one boy is pulling this card, right? So he is also applying a force. He is also applying a force. ठीक है? तो लेमन लैंग्वेज में फोर्स का मतलब क्या है वो आपको इन सब चीज़ों से पता चलेगा. किसी भी चीज़ को आप देखो, आप पेपर पे लिखते हो, इट रिक्वायर्स फोर्स, राइट? यू वॉक, इट रिक्वायर्स फोर्स. यू ओपन अ डोर, इट रिक्वायर्स फोर्स. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द फोर्स, राइट? एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्स, राइट? साइंटिफिकली फोर्स को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? फोर्स में बी डिफाइंड एज एक्सटर्नल कॉज which changes or tends to change the state of rest or uniform motion. You are very much aware of what is uniform motion of a body in a straight line. Now just look at this slide. See, this boy is kicking this football, right? ये मान लो कि ये स्टेशनरी में रहेगा, ठीक है, रुका हुआ होगा, एंड इज किकिंग अ दिस बॉल. ये बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में मोशन लेगा. तो फोर्स में भी एक्सटर्नल कॉज. क्या एक्सटर्नल कॉज है? ये भाई, ये बंदे ने, इस लड़के ने इसको धक्का मारा, दैट्स एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस. क्या कर दिया? ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो चेंज हो गया. किस में? विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट. तो रेस्ट में था तो मोशन में हो गया. ठीक है? इससे ये पता चलता है कि भाई आप फोर्स को क्या कर सकते हो, फोर्स से आप क्या कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में डाल सकते हो. ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे ये एक लड़का है जो कि यहाँ पे मान लो कि ये वॉल है. कंसीडर दैट हियर देयर इज अ वॉल एंड इज ट्राइंग टू पुश दिस वॉल. ठीक है? तो अगर वॉल बहुत पतला वॉल है तो हो सकता है कि ये टूट जाए, लेकिन अगर वॉल काफ़ी अच्छा है, रेड कॉन्क्रीट से बना हुआ है, तो क्या होगा? इट टेंड्स टू चेंज. देखो, चेंजेस और टेंड्स टू चेंज का मतलब बता रहा हूँ. चेंजेस, यहाँ पे बॉल की पोजीशन चेंज हो गई, राइट? जो स्टेट चेंज हो गया, रेस्ट पे था तो मोशन में हो गया. यहाँ पे क्या हो रहा है? इट टेंड्स टू चेंज. इट टेंड्स टू चेंज. बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाओगे, बहुत ही माइक्रो पार्टिकल के लेवल पे जाओगे तो ये बहुत टेंड्स टू चेंज हो रहा है, राइट? द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है. ठीक है? तो उस पर अगर फोर्स लगाओगे, देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे भी फोर्स लगाओगे तो रुकेगा, बट यहाँ पे भी मैं जो बात बता रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू दिस डेफिनेशन कि भाई आप अगर फोर्स इस पे लगाओगे तो ये रुक जाएगा. इट्स गोइंग टू गेट स्टॉप.
right? So that is the meaning of this definition. A force may be defined as an external cause which changes or tends to change the state of rest or a uniform motion of a body in a straight line. In a straight line, right? That is the definition of force. इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है भाई. ये definition आपको याद रखनी है, right? Let us move to next slide. Types of forces. There are two types of forces. One is contact, जो कि यहाँ पे लिखा गया है. The another is non-contact. Non-contact. ठीक है. देखो यहाँ पे. All the forces which acts on a body directly or indirectly through a connector are called contact forces. तो जो भी ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कांटेक्ट है तो उसको कांटेक्ट फोर्स है. देखो यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, ये दो बॉल का कोलिजन हो रहा है, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट है, तो ये बॉल इस पे फोर्स लगाएगा और ये बॉल इस पे फोर्स लगाएगा, राइट. तो मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स विच डोंट रिक्वायर एनी कांटेक्ट. देखो ये मान लो कि आपका एक ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज अ बॉल, ठीक है. तो ऑफकोर्स बॉल हवा में थोड़ी रहेगा, वो नीचे आएगा. वो नीचे आएगा. कैसे नीचे आएगा? बिकॉज देर इज अ ग्रेविटेशन फोर्स. ठीक है, आप पढ़ोगे इसको डिटेल में, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन फोर्स. इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज हैविंग अ मास m, राइट. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट. अर्थ का ग्रेविटी ज्यादा है इसलिए वो अर्थ की तरफ नीचे की तरफ आएगा. बट दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, राइट. तो इसीलिए these kind of forces are known as non-contact forces. These kind of forces are known as non-contact forces. ठीक है. Examples of contact and non-contact forces. तो यहाँ पे मैं सिर्फ contact force के बारे में बात करूंगा. देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? देखो मान लो कि ये आपका एक फ्लोर है और इस पे ब्लॉक है, ठीक है. अब ये ब्लॉक अगर मूव करेगा, अब ये ब्लॉक अगर मूव कर रहा है तो देखो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा. उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा. फ्रिक्शन सबको पता है क्या होता है. दो बॉडी को मूवमेंट में अगर हो रहा है तो बीच में फ्रिक्शन होता है. देखो तुम चाहे कितना भी सरफेस को स्मूथ कर लो, ठीक है, कुछ ना तो कुछ इररेगुलरिटीज होती है. दो सरफेस के बीच में इररेगुलरिटीज बहुत ही माइक्रो लेवल पे होती ही है, ठीक है. मान लो ये दो सरफेस है, तो अगर ये सरफेस यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है तो पीछे की डायरेक्शन में इसका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है. ये आपको याद रखना है. तो फ्रिक्शन फोर्स तभी पॉसिबल है जब कांटेक्ट हो, जब दोनों ही बॉडी के बीच में कांटेक्ट हो. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स. ठीक है. नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फोर्सेस. नॉर्मल रिएक्शन कैसा है? मान लो ये बॉल है, बॉल का जो वेट है वो नीचे की तरफ जाएगा, बट ऑब्वियस है वेट इज mg, राइट. ये पढ़ाया आपने ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से. और अगर बॉल अगर इस ग्राउंड पे गिरता है, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है. इस ग्राउंड पे गिरेगा तो मैं बताता हूँ. देखो ये बाउंस हो रहा है. क्यों बाउंस हो रहा है? क्योंकि जैसे ही वेट नीचे की तरफ लगेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है. इसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फोर्सेस, ठीक है. नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फोर्सेस. और ये भी कांटेक्ट फोर्स में ही आएगा. जब तक इन दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, जब तक बॉल और ग्राउंड के बीच में कांटेक्ट नहीं है, तब तक ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगेगा. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स. नेक्स्ट, टेंशन फोर्स इज इन द स्ट्रिंग. देखो कोई स्ट्रिंग लो, कोई रोप लो, कुछ भी लो, ठीक है. मान लो इसको आपने फिक्स कर दिया, इसको आपने एक वॉल से फिक्स कर दिया, ठीक है, एक वॉल से फिक्स कर दिया और यहाँ से इसको खींच रहे हो, तो इस रीजन में टेंशन क्रिएट होगा. टेंशन इज मैथमेटिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है. इसको आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, ठीक है. तो दिस टेंशन इज ऑल्सो एन कॉन्टैक्ट फोर्स, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है. इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. देखो यहाँ पे आपने गिटार देखा होगा, ये गिटार दिख रहा है आपको, ये स्ट्रिंग्स है. ये कुछ स्ट्रिंग्स को बहुत टाइट करके रखा जाता है, कुछ को ढीला करके रखा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, ठीक है. सो इस स्ट्रिंग्स पे टेंशन है, राइट. दिस स्ट्रिंग्स हैज अ टेंशन,
राइट। सो बहुत आगे इसके टेंशन फोर्सेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से और डिटेल में आप पढ़ोगे आगे, राइट। फोर्सेस ड्यू टू कोलिजन, ये पहले भी मैंने बताया, दो बॉल हैं यहाँ पे आपके, राइट। तो अगर दोनों टकरा रहे हैं, कोलिजन अगर हो रहा है, तो इसने इस पे फोर्स लगाएगा, इसने इस पे फोर्स लगाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है। सो कोलिजन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट। नेक्स्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहला तो ग्रेविटेशन फोर्स जो मैंने आपको बता दिया, भाई बॉल नीचे गिर रहा था ग्राउंड पे, राइट। क्यों गिर रहा था? बिकॉज दोनों के बीच में फोर्सेस है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स है तो बीच में कोई कनेक्टर नहीं था, कोई कनेक्टर नहीं था, इसीलिए ये जो फोर्सेस है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उसी तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स, मान लो ये स्फीयर है आपका, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का स्फीयर है, ये अगर आप देखोगे तो भाई ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट करेंगे, राइट। बीच में कुछ भी नहीं था, बीच में कुछ भी नहीं था, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको आप कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं इसको लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक force. It is an example of non-contact force. Non-contact force. Exam में पूछा जाता है, give an example of non-contact force. One is gravitation, other is electrostatic force. Next one is magnetic force. Magnetic force, देखो मैग्नेट है, इसके आसपास कुछ एक रीजन बनाएगा ये, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, जो चार्ज होगा, अगर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके आसपास वो अपना क्या बनाएगा? वो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से किसी के पास अगर मास है, किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है, तो वो आसपास अपने एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इस फील्ड के अंदर है, इस इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो इस पे अट्रैक्ट होगा या डिपेंड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी। उसी केस में ये मान लो कि ये आपका मैग्नेट है, तो इसका रीजन कुछ इस तरीके से ये रीजन होगा, इस रीजन में ये है, एंड देन दिस विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, राइट। सो जस्ट सॉरी, देखो ये अट्रैक्ट कर रहा है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम, स्टिल इट इज अट्रैक्टिंग, राइट। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? सो फर्स्ट थिंग, टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इनटू मोशन। ये आपने पढ़ा है कि भाई एक फुटबॉल है, इसको आपने किक किया तो उसी में ये मूव करना शुरू हो जाएगा, राइट। दूसरा, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस पर आप फोर्स लगाओगे तो वो रुक जाएगा, टू स्टॉप मूविंग बॉडीज, टू सेट स्टेशनरी बॉडी इनटू मोशन। देन टू चेंज द स्पीड, ये भी आपको पता है, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन चाहिए। समवेयर यू हैव लर्न दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको आप डिराइव करेंगे, राइट। तो एक्सेलरेशन होगा तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब स्पीड चेंज करो या वेलोसिटी चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरा, डायमेंशन चेंज करना है। मान लो कोई एक नॉन रिजिड बॉडी है, उस पर आपने फोर्स लगाया तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। इवन रिजिड बॉडी में डायमेंशन चेंज होता है, बट दैट इज नॉट विजिबल टू अवर नेकेड आई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दीज आर द इफेक्ट्स, 4 इफेक्ट्स हैं, आपको याद रहने चाहिए सारे 4 इफेक्ट्स। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, आपको ये याद रह जाएगी। नेक्स्ट, this is Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. What it says, बहुत ध्यान से सुनना इसको, right? It says that every object in this universe continue its state of rest or uniform motion in a straight line unless acted upon by some external force. What do you mean by that? इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये लाई कर रहा है, सरफेस पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये हिलेगा ही नहीं है, इसको जब तक कोई हिलाए नहीं है, मतलब कुछ विंड हो, कुछ भी हो, आप हाथ लगाओ, तब तक ये नहीं हिलेगा। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन, मान लो ये ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कोई दूसरा फोर्स इसको रोके ना, ठीक है। ऐसा कहोगे सर मैं क्रिकेट बॉल मारता हूं शॉट तो रुक जाता है अपने आप, क्यों? अरे क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, एयर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो ये सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अर्थ के सरफेस पे अगर आप एक बार ऑब्जेक्ट को किसी को मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में डाल दो तो धीरे धीरे करके रुकेगा ही, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होता है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है।
अच्छा ऐसी जगह जहां वैक्यूम क्रिएट कर दो, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दो, कुछ भी एयर ना हो, फ्रिक्शन ना हो, वहां पे किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में रख दो, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, राइट। दैट इज अ लॉ, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको समझाने से पहले मैं कुछ आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, सबने किया ही होगा। देखो आप मान लो कि आप किसी बस में बैठे हो, ठीक है, आप बस में बैठे हो और अचानक से बस चल पड़ी, तो आप जो है ना पीछे की तरफ गिरोगे, ये एक्सपीरियंस किया होगा आपने, पीछे की तरफ गिरोगे, राइट। उसी तरीके से मान लो कि ये बस चल रही है और अचानक से रोक दिया जाए, तो आप कहां गिरोगे? आप आगे की तरफ गिरोगे, आप आगे की तरफ गिरोगे, राइट। तो यही जो फिनोमेना है, ये जो फिनोमेना है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया, ठीक है। अब जरा समझो इसको, बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनते जाओ। होता क्या है ये, सॉरी, होता क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to continue its state of rest or a uniform motion in a straight line even when some external unbalanced force acts on it is called inertia of rest। देखो टेंडेंसी है बॉडी की, आप ये यहां पे जब बस रुकी हुई थी, तो इस बॉडी, आपकी बॉडी की टेंडेंसी थी कि भाई वो भी रुका ही रहे। जैसे ही फोर्स, जैसे ही मूवमेंट हुआ, तो वो पीछे गिरा। क्यों पीछे गिरा? क्योंकि वो अपने पोजीशन पे ही रहना चाह रहा था, अपने रेस्ट वाले पोजीशन पे ही रहना चाहता था, इसीलिए ये पीछे गिरा। उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो ये भी मोशन में ही रहना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही आपने रोका तो ये आगे गिरा। क्यों आगे गिरा? बिकॉज इट वांटेड टू बी इन मोशन, इट वांटेड टू बी इन मोशन, ठीक है। एक और एग्जांपल बताता हूं, देखो ये बुक्स रखा हुआ है, पेपर रखा हुआ है, मैं अगर अचानक से इसको पेपर को ऐसे खींच लूं, देखो ऐसे खींच लूं, तो क्या होगा? ये बुक नीचे डायरेक्ट गिरेगा, मतलब ये क्या कहते हैं, बुक को कुछ, ये अपने ही पोजीशन पे रहना चाहता है, ये कहीं फॉल नहीं होगा, आजू बाजू नहीं फॉल होगा, नीचे फॉल होगा, राइट। उसी तरीके से देखो किसी को अगर लॉन्ग जंप लेना होता है, ठीक है, लॉन्ग जंप लेना है, तो पहले वो दौड़ता है और उसके बाद वो अपने आप को ऊपर की तरफ जंप करता है, तो क्या होता है, ज्यादा डिस्टेंस वो जंप कर पाता है। क्यों? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, उसके पास वो एक टेंडेंसी आ जाती है कि भाई वो अपने आप वो ये जंप कर जाए, राइट। सो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इवन व्हेन सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। मैं धीरे धीरे करके कुछ एग्जांपल्स लेता हूं यहाँ पे, लेट्स सी। देखो कारपेट है, कारपेट अगर आपको जर्क करना है तो डस्ट बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कुछ डस्ट होगा, देखो यहाँ पे कुछ डस्ट होगा, ठीक है, मान लो यहाँ पे डस्ट है, ठीक है, मैं कारपेट को थोड़ा सा जर्क दे दिया, देखो अभी उस तरीके से जर्क नहीं होगा, तो जर्क दे दिया तो कारपेट तो मूव हो गया, पर ये जो डस्ट थे ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये उसी पोजीशन पे रहे, वो उसी पोजीशन पे रहे, लेकिन ये आपका कारपेट बाहर की तरफ चला गया, राइट। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। देखो आप है ना, आप थोड़े गीले कपड़े तो होते हैं, उसको भी थोड़ा आप जर्क देते हो, तो क्या होता है, पानी का ड्रॉपलेट्स बाहर निकल जाता है। द रीजन इज दैट ड्रॉपलेट्स वांट टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट, एंड your clothes move suddenly and then both of them get separated, right? So this is the way it goes. Okay, we'll see next. देखो, when the branches of tree laden with fruits are shaken, the fruits fall down. Why? देखो इसको मैं शेक करता हूं, देखो थोड़ा अजीब तरीके से शेक होगा, पर देख लेना। देखो जैसे ही शेक किया ये मैंगो, हालांकि बहुत कम लोगों को अभी चांस मिल रहा होगा खाने को, बट फिर भी, तो नीचे की तरफ गिर गया, राइट। क्यों गिरा? बिकॉज जैसे ही इसको मोशन में डाला आपने, तो फ्रूट्स जो था इट वांटेड टू बी एट रेस्ट, क्योंकि पहले से वो रेस्ट में था, राइट।
और रेस्ट में था, उसके लिए वो अपना पोजीशन नहीं छोड़ रहा था, नहीं छोड़ा तो क्या हो गया, स्ट्रेन आया उसके डंडियों पे एंड इट जस्ट फॉल डाउन, राइट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, राइट. लेट्स मूव नेक्स्ट. इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन पहले ही बता दिया था मैंने. अ राइडर फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन अ गैलोपिंग हॉर्स फॉल्स फॉरवर्ड, मतलब स्टॉप्स. यहाँ पे गैलोपिंग हॉर्स, यहाँ पे सिर्फ होगा स्टॉप्स, ठीक है. तो देखो आपने है ना, आपने अपने कार में आप बोलते हैं कि फैशन योर सीट बेल्ट, ठीक है. और क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको अचानक ब्रेक लगाना पड़े, ठीक है, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऐसा भी हो सकता है कि आप भाई ये कांच तोड़ के बाहर आ जाए, राइट. और सॉरी एक्चुअली, ठीक है, तो कांच तोड़ के आप बाहर आ जाए, ठीक है. और हो सकता है बहुत ज्यादा इंजरी हो, राइट. इसीलिए कहा जाता है कि आप बेल्ट बांध के रखें, राइट. दिस इज द रीजन. अ रनिंग बॉय फॉल्स फॉरवर्ड इफ ही इज ट्रिप्ड बाय अ स्टोन, बट ऑब्वियस है, ठीक है. बहुत बार किसी आप खेल रहे हो तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, राइट. दूसरा, बिफोर टेकिंग लॉन्ग जंप अ बॉय रन्स अ सर्टेन डिस्टेंस, ये भी मैंने आपको बताया. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अलॉन्ग विद द मूविंग बस एंड इन द सेम डायरेक्शन विच बस इज मूविंग. देखो ये रिकमेंडेड नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये आप कोशिश मत करना, ठीक है. लेकिन आपने देखा होगा कि अगर चलती बस से किसी को नीचे उतरना है तो वो बस के ही डायरेक्शन में अपना पांव रखता है और उसके डायरेक्शन में ही थोड़ी देर तक वो दौड़ता है, राइट. क्यों, क्योंकि अचानक से अगर वो, देखो बस मूवमेंट में है, मतलब उसकी बॉडी भी मूवमेंट में रहना चाहिए. अचानक से वो नीचे गिरा तो मूवमेंट में अगर जब रहना चाहिए तो वो इम्बैलेंस होकर वो गिर सकता है, राइट. देखो दिस इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, कभी करने की कोशिश मत करना. मतलब कुछ टेक्निक्स है यहाँ पे. चढ़ने के लिए भी वही बात होती है कि भाई अगर कोई ट्रेन या बस चढ़ते हैं, बस में चढ़ते हैं तो उसी डायरेक्शन में भागते हैं और फिर उसी डायरेक्शन में पाँव रखते हैं उस पर, राइट. तो अचानक से मतलब आसानी से आप चढ़ सकते हैं, राइट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डेंजरस, डोंट ट्राई दिस, ठीक है. बट ये एक टेक्निक है, ओके. इट इज इंपॉर्टेंट टू टाई द सीट बेल्ट इन द फास्ट मूविंग व्हीकल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया कि भाई अचानक से अगर व्हीकल रुका तो भाई आप आपका आप टकरा सकते हो किसी भी चीज से, राइट. तो इसीलिए दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कहीं आपने शार्प टर्न लिया तो आप उल्टे डायरेक्शन में जाते हो, राइट. दिस इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी बाय व्हिच इट इज अनेबल टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट. यहाँ पे अनलेस नहीं, यहाँ पे इवन आएगा, सॉरी, इवन सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट, इसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है. तो ये भी आपने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया ही होगा. दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, ठीक है. एक और चीज में, बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनो. मान लो कि एक फुटबॉल है, उसको आपने किक किया, ठीक है, तो वो आसानी से मूव करना शुरू कर देगा. मान लो एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आपने किक किया तो वो आसानी से मूव नहीं करेगा, उल्टा आपके पैर टूट जाएंगे, ठीक है. इसका क्या रिलेशन है इससे, देखो ये फुटबॉल है ना, उसका मास कम होगा तो इसका इनर्शिया जो है, इनर्शिया द टेंडेंसी टू रेजिस्ट कि भाई मुझे मोशन में नहीं जाना, वो इनर्शिया कम रहेगा. जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम रहेगा, ठीक है. उसको आसानी से धक्का मार सकते हो. वेयर एज यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है, मतलब इसका मास ज्यादा है, मतलब इनर्शिया इसका ज्यादा होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है, ज्यादा होगा. उसी तरीके से आप बाइक को धक्का मार सकते हो, क्या ट्रक को धक्का मार सकते हो, क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है. सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत ज्यादा, इट विल नॉट चेंज, राइट. इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. इसको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट. सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट वांट टू से दैट इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास. जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा इनर्शिया होगा, राइट. दैट व्हाट आई वांटेड टू से. ओके, वी विल डिस्कस दिस पॉइंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. लीनियर मोमेंटम मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है. अच्छे से नोट्स बनाना आप, राइट. एंड थैंक यू वेरी मच.